हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ। उसके बाद बोलेगा ज्योमेट्री बताओ। मैग्नेटिक नेचर पूछ सकता है और बोल सकता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। कॉम्प्लेक्स जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बोल सकता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या फिर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और फाइनली ऐसा भी पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है वो कलर्ड है या कलरलेस है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए, इसको सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर है। समझे, एक ही तरीका है। सबसे पहले करना क्या है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेशियम का देखेंगे तो +1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, 3 प्लस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लो, Cn के वजह से -1 चार्ज आएगा और -1 × 6 कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 3। समझे। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आया 3, मतलब आयरन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो सबको आना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, जाके देख सकते हो। तो आर्गन यहाँ पे होगा 3d5। अब देखो, पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना और दूसरा काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। उसके बाद देखो क्या होगा। इसके बाद हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कौन सा स्प्लिटिंग होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है 3d, 3d में इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉनों को देखा जाए तो आने वाले लिगेंड से रिपल्सन होता था, जिसके वजह से 3d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो देखो, 3d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो 3 ऑर्बिटल ऐसे बना सकते हैं। 3 ऑर्बिटल नीचे रहेगा और 2 ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। समझे क्या, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देखे थे ना, इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जो 3d ऑर्बिटल था पहले डिजनरेट था, अब डिजनरेसी ब्रेक हो गया है, दो सेट में टूट गया है, EG और T2G में। तो 3d के बगल में यहाँ पे देखो लिखेंगे 4s, ऊपर लिखेंगे 4s, 4p और 4d। 4s 4p 4d लिख लिए। अब देखो इसमें अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे लोअर एनर्जी वाला कौन सा ऑर्बिटल है, T2G सेट। T2G लोअर एनर्जी का है तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। हर्ट्ज रूल फॉलो करेंगे, 1 2 3। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन। अब जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है, चौथे वाले इलेक्ट्रॉन के पास, कल भी हम लोग देखे थे कल वाले वीडियो में कि चौथे वाले इलेक्ट्रॉन के पास दो ऑप्शन है, या तो पेयर हो जाएगा या फिर जंप कर जाएगा। समझे। तो पेयर होगा कि जंप करेगा, यह किस बात पे डिपेंड करेगा, लिगेंड के नेचर पे। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड। तो यहाँ पे देखो साइनाइड में डोनर एटम कौन है, साइनाइड में कार्बन डोनर एटम होता है। अगर ऐसे लिखा है Cn तो Cn में कार्बन डोनर एटम है। अगर Nc लिखा रहता तो नाइट्रोजन डोनर एटम होता। तो यहाँ पे हमें पता है कि डोनर एटम कौन है, कार्बन। और कार्बन डोनर एटम होने की वजह से साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कल हम लोग सीख लिए थे कि Cn क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इससे पहले वाले वीडियो में देख लिए हैं कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के वजह से यहाँ से हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से। स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है।
तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगा। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भर लिए, 3d5 इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो गए हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, और हम लोग यहाँ से 6 ऑर्बिटल ले सकते हैं। 6 ऑर्बिटल यहाँ से ले लिए। देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा यहाँ पे, अगर इसमें बोला जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा D2sp3। देखो, ये जो दो ऑर्बिटल है ये डी वाले ऑर्बिटल है, और कौन से डी ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। क्योंकि एक्सिस के अलोंग थे, इनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा हुआ था। तो यहाँ से पता होना चाहिए कि D2sp3 में कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री क्या होगा, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री हमेशा होगा ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। अच्छा, स्क्वायर बाय पिरामिडल तो सब लोग को आता होगा। यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, देखो एफ सेंट्रल एटम है, और स्क्वायर बाय पिरामिडल को अगर बनाना चाहो तो देखो, हमने क्या किया, यहाँ पे डैश डैश कर दिया और एक सॉलिड लाइन खींच दिया। फिर यहाँ से डैश डैश और ये वाला वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से बना दिए। तो देखो, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, और एक ऊपर भी सीएन है और एक नीचे से सीएन लगा है। तो ये जो दिख रहा है ना, प्लेन में 4 सीएन हमने बनाया, ये तो प्लेनर है। और इस प्लेन के ऊपर और नीचे 2 सीएन है। या फिर सिंपली ऐसे बना सकते हैं, एफ ई ऐसे क्रॉस कर लो, यहाँ पे सीएन, 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 4 सीएन तो प्लेन में हो गए। एक सीएन प्लेन के ऊपर और दूसरा सीएन प्लेन के नीचे। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऐसे बना सकते हैं, समझे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, इसका मैग्नेटिक नेचर बताओ। तो मैग्नेटिक नेचर बताने के लिए हमें देखना पड़ेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसके बाद आएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछेगा तो इसका फॉर्मूला आना चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन, एन प्लस 2 bm। तो यहाँ से जो n है ना, यहाँ पे n, n बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो n के जगह पे 1 रख दिए। इसको सॉल्व करने से आ रहा है अंडर रूट 3 bm। अच्छा, यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 bm आ रहा है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1.73 bm के अप्रोक्स होगा इसका वैल्यू। तो ये जो 1 दिख रहा है ना, डेसिमल के पहले जो 1 दिख रहा है यहाँ पे, डेसिमल के पहले जो 1 दिख रहा है ना, ये अपने को क्या बता देगा, मोस्टली अपने को बहुत सारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बता देगा, नंबर ऑफ अनपेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता देगा, समझे। जैसे मान लो अगर किसी ने बोला मैग्नेटिक मोमेंट एक कंपाउंड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.52 बोहर मैग्नेटॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। समझ गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट अपने को दिया रहेगा डायरेक्ट, हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं।
तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बता दिए। अब अगर इस कंपाउंड में बोलेगा कि बताओ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, समझ गया? तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना होता है, देखो ऑलरेडी बताया जा चुका है लेकिन एक बार फिर समझ लो, लो स्पिन हाई स्पिन कैसे बताते हैं। जैसे मान लो सेंट्रल एटम हम सेम रखेंगे, मेटल पे प्लस एन चार्ज जो है, सेंट्रल एटम क्या रखेंगे, सेम, सेंट्रल एटम सेम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेंगे और एक बार लेंगे वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। अगर देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गया, समझे? एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए और एक बार वीक फील्ड लिगेंड लिए, और ऐसा करने से दिख रहा है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो गया। इस केस में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन होगा, समझ गए? देन ओनली लो स्पिन एंड हाई स्पिन इज डिफाइंड, देन ओनली लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड, समझे क्या? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ तो फिर लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स डिफाइन नहीं होगा, समझ गया क्या? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा है तो फिर उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होता है। तो इतना बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समझे? ये बात आना चाहिए सबको। तो यहाँ पे देखो तो जो कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1। अगर वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं तो देखो स्प्लिटिंग कैसे होता है, 3 डब्बा नीचे टूटेगा और मतलब 3 डब्बा नीचे रहेगा और 2 डब्बा ऊपर। जो डी में 5 ऑर्बिटल है तो 5 में क्या होगा, 3 ऑर्बिटल नीचे रहेगा और 2 ऑर्बिटल ऊपर। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे, 1 2 3। अब स्प्लिटिंग कम होगा, वीक फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, चौथा इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा यहाँ पे, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5, समझे? WFL लेने से, वीक फील्ड लिगेंड लेने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1, जो कि कम है, समझ गए? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और वीक फील्ड लिगेंड अगर जब भी बनाएगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, समझे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं हो रहा है, पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग करा देगा जिसके वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। या फिर इसी को बोलते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और जो वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसको बोलते हैं स्पिन फ्री, या फिर इसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, समझे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलो या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोलो। तो समझ गए क्या? जब भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होंगे, यहाँ से देखो दोबारा, अगर जब कभी भी अपने को देखा जाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड लगाने से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जा रहा है, तो उस केस में सिर्फ हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और वीक फील्ड लिगेंड हमेशा बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन हुआ तो। अदरवाइज डिफाइन ही नहीं होगा, इस केस में तो बात ही नहीं करेंगे। चलो।
तो यहाँ से देखो, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जा रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेने से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आया, और वीक फील्ड लिगेंड लेने से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आ रहा है। मतलब इसमें तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो जा रहा है। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आंसर होगा, अगर बोलेगा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर और आउटर बताने के लिए देखो, जब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो Fe आर्गन 3d6 4s2 ऐसा ही लिखते हैं ना। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ से 4 निकलेगा। सेल नंबर n का वैल्यू क्या है, 4। तो देखो, n-1d ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मतलब 3d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। और nd ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, मतलब 4d ऑर्बिटल का बात कर रहा हूँ। तो VBT में हमने देखा था कि जब n-1d ऑर्बिटल यूज होगा, n-1d ऑर्बिटल जब कभी यूज होगा तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे, n-1d ऑर्बिटल यूज होगा तो क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और nd ऑर्बिटल यूज होगा तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस वाले को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझे। तो ये जो ऑर्बिटल है देखो, यहाँ पे 3d भी है और यहाँ पे 4d भी है। तो देखो 3d यूज हो रहा है कि 4d, मतलब अंदर वाला ये ऑर्बिटल डी यूज हो रहा है कि बाहर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि होमोलेप्टिक है या हेट्रोलेप्टिक है। तो देखो, सभी के सभी लिगेंड क्या है, सेम। यहाँ पे जितने भी लिगेंड है सब साइनाइड है, सेम टाइप का लिगेंड है। तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें बात करें कि कलर होगा इसका कि कलरलेस होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे T2G और EG का जो सेट बना है, T2G और EG, तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से कलर आता है इसमें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, T2G लाइट आएगा, जो भी लाइट आएगा कॉम्प्लेक्स पे, लाइट के पास, लाइट में क्या होता है, फोटोन। फोटोन का एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये फोटोन का एनर्जी इस गैप के बराबर हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के गैप के बराबर हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पे जंप कर जाएगा, हायर एनर्जी इजी में घूम के आएगा। समझे, T2G से जंप कर गया इजी में, फिर एनर्जी खर्च हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर वापस आ जाएगा T2G में, फिर T2G से इजी में जाएगा। इसके मतलब इस डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, इसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, समझ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोस्टली क्या होता है, कलर्ड होता है। और कलर का रीजन क्या है, डी से डी में ट्रांजिशन। तो क्या बोल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर्ड होगा। समझ गए, कलर्ड। और रीजन क्या है, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। समझ गए, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। अच्छा देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर आएगा ही। कई बार ऐसा होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा फिर भी कलर आएगा। तो कलर आने के बहुत सारे रीजन है।
लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर का आना ऑब्वियस सी बात है, कलर आएगा ही। एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा फिर भी कलरलेस होगा, उसको देखेंगे। अभी फिलहाल इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, उसको लास्ट में लेंगे, एक्सेप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। FeH2O का होल 6 2+। तो यहाँ पे अपने को सब कुछ बताना है, समझे? ज्योमेट्री बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले करना क्या है इसमें, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, Fe2+ का। आर्गन 3d6। अब अपने को 3d6 का इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होने वाला है। एक T2G हो गया और इधर है Eg, समझे? Eg के बगल में क्या बनाएंगे, 4s 4p और 4d। ये है 4d। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा कि जंप कर जाएगा, तो हम लोग को पता होना चाहिए पानी यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। 3D सीरीज के साथ पानी हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा जब तक कि कोबाल्ट पे 3+ न आ जाए या 3D सीरीज के मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में न आ जाए। समझ गए? तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, कम होगा, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो पेयर तो कराएंगे नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी सेट में जंप कर जाएगा, पांचवा भी इजी सेट में ही भरेगा। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 6 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? देखो 5d ऑर्बिटल तो भर चुके हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से। अब बाय डिफॉल्ट अपने को पेयरिंग कराना ही पड़ेगा। तो पेयरिंग किधर कराएं, T2G में पेयरिंग करा दें या फिर इजी में? तो देखो पेयरिंग अगर T2G में कराएंगे तो सिर्फ अपने को पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा, सिर्फ पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा, समझे? लेकिन अगर पेयरिंग हम इजी में कराएंगे तो पेयरिंग एनर्जी तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ क्या देना पड़ेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी जो डेल्टा ओ है, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इजी में पेयरिंग कराना मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च करना, समझे? क्योंकि इजी में पेयरिंग कराओगे तो पेयरिंग एनर्जी तो लगेगा ही, प्लस इलेक्ट्रॉन को जंप भी कराना है, स्प्लिटिंग एनर्जी भी देना पड़ेगा। इसलिए सबसे आसान क्या रहेगा, T2G में पेयरिंग करा देना। तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पेयर होगा, T2G में। समझ गए? ऐसे पेयर करा दिए। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल लेना है यहाँ से, और 6 वैकेंट ऑर्बिटल लेने पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2। अब देखो इसका ज्योमेट्री, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ज्योमेट्री हमेशा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, तो बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, देखो पैरामैग्नेटिक हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, μs, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट √n n+2 Bm। n का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 × 4 + 2 6 हो गया, √24 Bm।
अब इसके बाद देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से दिख रहा है कि आउटर 4D ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखो, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले चेक करते हैं डिफाइंड है कि नहीं लो स्पिन और हाई स्पिन। तो देखो, वीक फील्ड लिगेंड लिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं, 4। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 2 3। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देता, 5 6। तो इस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 0। समझे। और वीक फील्ड लिगेंड लेने से अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है 4। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है लिगेंड चेंज करने से। लिगेंड चेंज करने से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइंड है। और जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से बोल सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझे। और सारे लिगेंड सेम है तो होमोलेप्टिक होगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कलर होगा कि कलरलेस, तो कलर्ड होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी ट्रांजिशन की वजह से इसमें कलर आएगा। समझे। तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। COH2O का होल 6 3+। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3D6। अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर अपने को पता है कि वाटर कैसा काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कराने के बाद डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा कुछ इस टाइप से, T2G। और EG सेट में स्प्लिट हो गया। ये 3D है, बगल में क्या होगा, 4S। ये 4P। और ये है 4D ऑर्बिटल। 4D ऑर्बिटल। यहाँ पे पानी एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम कर रहा है, याद करो बताया था। कोबाल्ट पे अगर +3 होगा तो पानी को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज्यूम करना है, पानी वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, इसका मतलब है स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा। ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आसान है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, समझे। तो 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फिल कर दिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, फिफ्थ 6। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ से 2 D ऑर्बिटल उठा लेंगे, एक S और 3 P ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा D2sp3। ज्योमेट्री तो याद ही हो गया होगा अब तक। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा ज्योमेट्री बनेगा ऑक्टाहेड्रल। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, डाया मैग्नेटिक। ये है डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो हल्का सा रिपेल हो जाएगा। डाया मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा रिपेल हो जाएगा।
तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जीरो, बोर मैग्नेटॉन। एन का वैल्यू जीरो है, रख के देखो जीरो आएगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो देखो इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग करा दिया है, तो इसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक की हेट्रोलेप्टिक, तो इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। सारे लिगेंड देखो पानी है, वाटर है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हम लोग सिंपल ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करके आंसर कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो पानी है ना, यहाँ पे पानी के जगह पे अगर मान लो ऑक्सीलेट होता, CO, C2O4 का होल थ्राइस, यहाँ पे 3 माइनस। तो यहाँ पर देखते तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आता +3, ये होता आर्गन 3D6। तो सेम आंसर आता है इसका, सेम आंसर आता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीलेट भी कोबाल्ट पे 3+ के लिए SFL की तरह काम करता है, समझे? कोबाल्ट पे अगर 3+ है, तो ध्यान देना पानी जो है SFL की तरह काम करेगा। साथ ही साथ ऑक्सीलेट जो होता है ना, C2O4 2-, ये भी SFL की तरह काम करता है। पानी और ऑक्सीलेट आयन दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। NiH2O का होल 6 2+। यहाँ से निकल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखेंगे, निकल 2+ का, तो आएगा आर्गन 3D8। अब यहाँ पे देखो पानी कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे निकल 2+ के लिए पानी कैसा काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। ये 3D स्प्लिट हो गया, इसके बगल में क्या होगा, 4s, यहाँ पे होगा 4p, बगल में होगा 4d। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन को पेयर कराए कि जंप कराए, समझे? तो पानी यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, WFL की तरह। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर नहीं कराएंगे, चौथे इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे। T2G में नहीं आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, EG में। पांचवा इलेक्ट्रॉन भी EG में फिल हुआ। अब छठा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, पेयर होगा तो T2G में पेयर होगा, क्योंकि T2G का एनर्जी क्या है, कम है। तो ऐसे हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल अपने को लेना है। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। ज्योमेट्री इसका होगा ऑक्टाहेड्रल। और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आने वाला है, एन का वैल्यू यहाँ से 2 है, एन का वैल्यू क्या है, 2। तो एन का वैल्यू 2 जैसे रखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला लिख लो पहले। एन का वैल्यू 2 रखने से यहाँ से आएगा 2 × 4 बोर मैग्नेटॉन, या फिर 2√2 Bm। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो देखो बाहर वाला 4D यूज हुआ है, ये 3D है, तो 4D यूज हुआ है, बाहर वाला D ऑर्बिटल, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते, तो क्या इसको पेयर कराता,
एसएफएल होता तो क्या इसको पेयर कराता? बिल्कुल नहीं कराता। क्यों? क्योंकि इसको पेयर कराने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। पेयर कराएगा तो एक ही वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। समझे? अगर इसको मान लो पेयर करा दिया, तो पेयर कराने के बाद क्या मिलेगा? ऐसे मिलेगा, एक ही वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल का यूज हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो यहां से एक डी ऑर्बिटल मिलेगा, एक ऑर्बिटल ए हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा ऑर्बिटल, ये पांचवा ऑर्बिटल, ये छठा ऑर्बिटल होता। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल आ रहा है 3D से और एक ऑर्बिटल आ रहा है 4D से। समझे? 6 ऑर्बिटल करोगे तो एक ऑर्बिटल आएगा 3D से, एक ऑर्बिटल आएगा 4D से। तो दो ऑर्बिटल, सेम टाइप के ऑर्बिटल, समझे, अलग अलग सेल से नहीं आ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। इसलिए ऐसा कभी मत करना कि पेयरिंग करा के एक अंदर वाला डी ले लेना और एक बाहर वाला। समझे? तो अननेसेसरली पेयरिंग नहीं कराएंगे यहाँ पे। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे पेयरिंग कराने का कोई फायदा नहीं है। तो बेकार का अननेसेसरली पेयरिंग नहीं कराना है, क्योंकि पेयरिंग कराने से भी हमें अंदर के दो डी ऑर्बिटल नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो या वीक फील्ड लिगेंड लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? हमेशा दो आएगा। तो यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं है। नो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड। यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइंड नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सी यू, यहाँ पे लेते हैं TiH2O का होल 6, यहाँ पे 2+ ले लो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, Ti2+ का आएगा आर्गन 3D2। यहाँ पे भी स्प्लिटिंग कराना है अपने को, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कराएंगे। ये 4s 4p और इधर आएगा 4D। ये है 4D। तो डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दो डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। समझे? अब यहाँ से देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? D2sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। ज्योमेट्री पता ही है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है। और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं √n n+2। तो इसका वैल्यू आएगा 2√2 बोर मैग्नेटॉन। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब कब बनेगा? जब कभी मान लो डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये डी खाली रह जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों डी खाली रह जाएगा। अगर कभी डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, या फिर डी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, डी ऑर्बिटल में 0 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन है। समझे? तो यहाँ पे पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। हमें डी ऑर्बिटल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन तक है, 0 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा अंदर वाला डी ऑर्बिटल यहाँ से खाली रहेगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझे? और इसमें पेयरिंग नहीं कराएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आए या फिर वीक फील्ड लिगेंड आए, तो यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा। इस केस में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन ही नहीं होगा। इसको लास्ट में समराइज कर लेंगे, यहाँ पे बता दिया। समझे?
चलो एक एग्जांपल करते हैं जिसमें ट्रांसफरेंस होगा। जैसे मान लो CuCl6, यहाँ पे 2- है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आएगा 4-। तो यहाँ से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन आएगा 2+, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा आर्गन 3d7। डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करा के लिखेंगे, तो यहाँ से दो सेट में स्प्लिट हो गया। ये 3d है, बगल में क्या लिखेंगे 4s 4p, और यहाँ पे 4d। तो यहाँ पे देखो T2G और Eg सेट में स्प्लिट हो गया है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। साइनाइड कैसा है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर कर गया, 6 इलेक्ट्रॉन तक भर दिया। अब सातवां इलेक्ट्रॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, हमने पढ़ा है इससे पहले भी कि अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाए, समझे, और इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो, समझ गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो ट्रांसफरेंस होता है, ट्रांसफरेंस होगा। वैलेंस बॉन्ड थियरी में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D7 कन्फिग्रेशन देखना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में D9 देखना है। अगर डी इनके साथ, समझे, D7 और D9 के साथ SFL प्रेजेंट है, तो ट्रांसफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही केस बन रहा है ना, D7 के साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होके हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, समझे। ऐसा होने से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ से दो डी ऑर्बिटल खाली हो गए, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, D2sp3, और ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो भी पूछे। अब इसको जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको समराइज अगर करें, तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी सेंट्रल एटम का D0 आ गया, D1 आ गया, D2 आ गया, या फिर D3 आ गया, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर है D0 से लेकर D3 तक, तो इस केस में हाई स्पिन और लो स्पिन डिफाइंड नहीं होगा, नो हाई स्पिन और लो स्पिन इज डिफाइंड। इस केस में हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइंड नहीं होगा, और हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, D2sp3, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल हमेशा खाली होगा, T2G वाला, सॉरी Eg वाला हमेशा वैकेंट होगा, Eg वैकेंट होगा हमेशा। SFL ले लो या फिर WFL ले लो, कोई मतलब नहीं है, लिगेंड कुछ भी ले लो, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है D2sp3, समझे। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, अगर D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग करा देगा, ध्यान रखना। D5, D6 और D7 अभी अभी देखे हैं, D7 में ट्रांसफरेंस करा दिया था। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, SFL होगा, तो पेयरिंग कराएगा, और Eg वैकेंट होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, समझे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा D2sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3।
और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर वेग फील्ड लिगेंड हुआ, वेग फील्ड लिगेंड, तो वेग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग कराएगा नहीं, समझ गए। वेग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा नहीं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इजी में चला जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इजी में। देखो तीन सेट T2G और इजी का जो सेट है, तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो तीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भरेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इजी में। तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल अब खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन बाहर वाले 4d ऑर्बिटल को, मतलब बाहर वाले डी ऑर्बिटल को लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और इस केस में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सिर्फ D4 से लेके D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही डिफाइंड है, समझे। इसके बाद जो थर्ड केस बनेगा, D8, D9 और D10, इस केस में D8 में देखे थे हम लोग, पेयरिंग कराने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। ऐसे ही D9 और D10 में, तो इसमें कुछ भी लोग, हमेशा क्या बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, और नो हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइन, नो हाई स्पिन और लो स्पिन इज डिफाइंड। इसमें भी हाई स्पिन और लो स्पिन डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन तुम WFL रखो या फिर SFL रखो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो ध्यान देना कि सिर्फ D4 से D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो ही सिर्फ उसी केस में लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स डिफाइन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।